Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और उल्फा के बीच में जो एक पीस पैक्ट साइन हुई है, इसका क्या महत्व है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के माहौल काफ़ी ज़्यादा रहा है सिंस इंडिपेंडेंस। असम में भी काफ़ी हद तक इस तरह के सेसेशनिस्ट मूवमेंट चली हैं, ठीक है। देयर वाज एन एफर्ट टू assert sovereignty by various factions within असम। तो इस पूरे घटना को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक नॉन बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को हम लोग कैप्चर कर पाए इन आवर अंडरस्टैंडिंग। सो आई वेलकम यू, आई एम नजरुल इस्लाम। लेट अस बिगिन टुडेज डिस्कशन। सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा का दो फैक्शन हो गया था, अभी हो गया है। उसमें एक होता है जो प्रो टॉक, मतलब कि सरकार के साथ बात करने में बिलीव करते हैं। एक हो गया एंटी टॉक, ठीक है। एंटी टॉक वाले अभी भी सरकार से विरुद्ध रहते हैं, सरकार के साथ उनको कोई समझौता नहीं करना है, उनको किसी भी तरीके की वो नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस उनका जो डिमांड है पूरा हो, तो वो हमें नहीं जाना है। तो ये जो प्रो टॉक फैक्शन है, ठीक है, जो आपका बात में यकीन करने वाला जो ग्रुप है उल्फा के अंदर, उन लोगों ने एक डील साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ऑन 29 दिसंबर 2023, ठीक है। द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हैज़ several clauses for accelerating the state's development and safeguarding the land and political rights of indigenous communities। तो यहाँ पर देखिए, ये जो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है, बॉडीज़ तो नहीं कहते, प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते हैं। तो इन लोगों का डिमांड ये है कि आसाम का एक इंडिजीनियस कल्चर है, आसाम की एक अपनी एक पहचान है, अपने भाषा है, अपने लोग हैं, अपने कल्चर है। इस तरह की इनका इन तमाम चीज़ों के लिए, इंडिजीनियस चीज़ों के लिए इनका एक खुद का डेफिनेशन है, ठीक है। और इनके मुताबिक उस डेफिनेशन के अंदर किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको कहना यह है कि हमारे जो इंडिजीनियस कल्चर है, आइडेंटिटी है, लैंग्वेज है, ड्रेस है, फूड है, इन चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें और हमारे इलाके में क्या किया जाए, डेवलपमेंट की जो भी आप इनिशिएटिव रख सकते हो वो रखें। और जो एंटी टॉक फैक्शन है, ये लोग बोल रहे हैं कि हम सरकार के साथ कोई बात नहीं करेंगे, जो भी एक थोड़ा सा डरने की, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात है। विद दिस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट द उल्फा फैक्शन हैज़ फॉर्मली एग्रीड टू शन वायलेंस एंड जॉइन मेन स्ट्रीम। तो इन लोगों ने अपने डिमांड को रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ वायलेंट तरीके से अपना डिमांड को सामने रखते थे ताकि उनकी डिमांड पूरा हो। चाहे उसके मुताबिक ये हो कि आपका बम ब्लास्ट भी होता था, लोगों को किडनैप करना, ठीक है। अगर कोई भी आसाम से है तो दे विल बी एबल टू रिलेट कि हम लोग जब स्कूल जाते थे हफ्ते में, मतलब आप मान लीजिए हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर होता था कि हमारे टीचर्स जो हैं स्कूल नहीं आ पाते थे, क्योंकि उस दिन किसी ना किसी कारणवश से जो गाड़ी है वो बंद रहता था, चाहे वो उल्फा का वजह से हो, चाहे एनडीएफबी की वजह से हो। तो अलग अलग जो आपका फैक्शन है, ये लोग सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए वायलेंट तरीके अपनाते थे और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर, आम इंसान के ऊपर भी पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा कॉन्टेक्स्ट। असमिस इंसर्जेंसी को समझने की कोशिश करते हैं कि असम में इंसर्जेंसी के जो माहौल है वो कैसा रहा है ओवर द ईयर्स। तो 1980 के दशक में हम लोग क्या देखते हैं, कई सारे ग्रुप्स जो है आपका इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इंसर्जेंसी एज इन वायलेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने डिमांड को सामने रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं 1980s में। और ये आसाम जब डिवाइड किया गया, आसाम से नागालैंड बनाया गया, मिजोरम बनाया गया, मेघालय बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश बनाया गया, इन सब के बावजूद भी ये सिचुएशन कंटिन्यू रहा। इन लोगों का हमेशा एक ही डिमांड होता था, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए, हमारी जो राजनीतिक आज़ादी है
हमें और ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया जाए, हम खुद डिसाइड करेंगे हमारी सरकारें कैसी चुनी जाएगी, हमारे लोग किस तरह से रहेंगे, हमारा क्या भाषाएं होगी, हमारा क्या कानून होगा, हमारा क्या फ्लैग होगा। तो अलग अलग ग्रुप का अलग अलग डिमांड रहा है, तो मोर और लेस दे हैव डिमांडेड फॉर ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, ठीक है। और कुछ कुछ केसेस में सेपरेट स्टेट की बात की है कि हमारा एक सेपरेट स्टेट होना हो, तो उसी के तहत नागालैंड का अलग नागा कम्युनिटीज़ को डिमांड को मानते हुए नागालैंड बनाया गया था, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मेघालय में अगर आप जाएंगे आपको खासी, जैंतिया, गारो कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि इंसर्जेंसी के सिचुएशन यहाँ पर देखने लगा। आसाम में इंसर्जेंसी होने की सबसे पीछे क्या है, एथनिक डाइवर्सिटी। एक तो ये है कि बहुत अलग अलग समुदाय के लोग, बहुत अलग अलग कम्युनिटी के लोग, बहुत अलग अलग ट्राइबल आइडेंटिटी के लोग आसाम में रहते हैं, और हर किसी को लगता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो किसी ना किसी से खतरा है। तो और हर कोई चाहता है कि उनका आइडेंटिटी प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। और ये अलग अलग आइडेंटिटी एथनिक ग्रुप्स के बीच में हॉस्टिलिटीज़, झगड़ा होता था। In the autonomous district of Karbi Anglong and North Kachar Hills, there are 15 tribes, while the remaining 14 tribes are recognized throughout the state. तो अगर हम बात करें, अगर आप मान लीजिए आसाम में 29 ट्राइब्स हैं, 15 ट्राइब्स सिर्फ कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ काचार में ही रहते हैं, बाकी 14 ट्राइब्स पूरे ऑल ओवर आसाम में फैला हुआ है। तो बोडो कम्युनिटी की बात करें, आसाम की जो टोटल पॉपुलेशन उसकी 35% पॉपुलेशन क्या है आपका, आसाम की जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका 35% पॉपुलेशन होता है बोडो कम्युनिटी से आता है, ठीक है। एंड इसके बाद आता है मिशिंग ट्राइबल पॉपुलेशन का 17% मतलब कंटिन्यू वो करते हैं। कार्बी होते हैं 11%, राभा 7.6%, सोनवाल कचारी 6.5%, लालुंग 5%, गारो 4%, दिमासा 3%। तो इस तरीके से ट्राइबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, ये अलग अलग इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट ट्राइबल पॉपुलेशन आसाम में रहती है। और जो बोडो ग्रुप्स हैं, इन लोगों ने कई सारे वायलेंट मतलब अपने तरीके, अपने जो डिमांड है उसको वायलेंटली रखने की कोशिश किया। 2012 में आपने देखा होगा कि बहुत हालत ख़राब हो गया था कोकराझार, चिरांग उस इलाके में, ठीक है। तो बोडो कम्युनिटीज़ की जो आज के डिमांड है, मोर और लेस उनका डिमांड एक्सेप्ट हुआ है, एक्सेप्ट ये कि उनको सेपरेट स्टेट चाहिए, जो अभी तक बोडोलैंड की मांग करते हैं वो अभी तक माना नहीं गया है। बट उनकी बहुत सारे डिमांड को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके उसको एक्सेप्ट किया है। तो थ्रू आउट द ईयर्स देयर ऑल्सो हैव बीन कार्बी एंड डिमासा ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव कैरिड आउट वायलेंट एक्टिविटीज़। तो बोडो ऑर्गेनाइजेशन, डिमासा ऑर्गेनाइजेशन, कार्बी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, उल्फा हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिमांड को सामने रखने की कोशिश किया है। एक तो सबसे पहला रीज़न हो गया आपका इमिग्रेशन, दूसरा एथनिक डाइवर्सिटी, दूसरा हो गया इमिग्रेशन। एक बार क्या हुआ कि आपका 1970s के दशक में ये देखा गया कि जब 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी हुई, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प किया बांग्लादेश को आज़ाद होने में, तो उस 1971 के वार के टाइम में बहुत सारे बांग्लादेशी लोग आसाम में घुस गए थे। तो जब 1978 में जब इलेक्शन हो रहा था, वहाँ पर इलेक्टोरल रोल में अचानक से जो लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बढ़ने के तुरंत साथ हम लोग क्या देखते हैं, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन एक बॉडी रहता है, स्टूडेंट कम्युनिटी का बॉडी, इन लोगों ने इस इशू को टेकअप किया। इन लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ पर घुसपैठियाँ आ गई हैं, हमारे यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स आ चुकी हैं, और इसको जब तक यहाँ से नहीं निकाला जाएगा आसाम सुरक्षित नहीं है। आसाम की जो इंडिजीनियस कल्चर है, भाषाएं हैं, अपनी जो पहचान है, ये सब खतरे में आ जाएगा अगर हम लोग इस तरह से बाहर के बांग्लादेशी लोग अगर आना शुरू करें। तो ये प्रोटेस्ट चलते चलते 1983 में जाके आपने देखा होगा नेली मैसाकर होता है, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत होती है। उसके बाद 1985 में आसू और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, दिल्ली में राजीव गांधी गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट जो था, इन दोनों के बीच में आसाम एकॉर्ड साइन होता है। तो ये इमिग्रेशन का लेकर बहुत बड़ी लेवल पे ये प्रोटेस्ट किया गया कि इमिग्रेशन को हमें यहाँ से हटाना है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है यहाँ पर रखे। तो बोलते हैं कि जो हमारा जो सब रीजनल गोल है, कुछ कुछ कम्युनिटी बोलते हैं कि हमारे जो रीजन के अंदर, मतलब आसाम के अंदर भी हम लोग का एक खुद का एक अपना
इंटरेस्ट है, अपनी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जिसको हमें रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, ठीक है। और बोलते हैं कि दीज मूवमेंट्स फ्रीक्वेंटली रैन अफाउल ऑफ द ऑटोनोमस काउंसिल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अबसू एक था कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, इन लोगों ने 1987 में बोडोलैंड की मांग किया, बोला कि एज अ सॉवरेन स्टेट ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर्स नॉर्थ बैंक। तो बोलते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर से नॉर्थ के साइड में जो आपका जितना भी इलाका आता है वहाँ पर हम लोग का बोडोलैंड होना चाहिए। इसके डिमांड 1987 से चलता आ रहा था, पॉलिटिकल असर्शन। उसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक एंगल की बात करें, ठीक है, द रीजन्स इकोनॉमी सफर्ड ग्रेटली एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स आइसोलेशन फॉलोइंग पार्टीशन। तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा आज के डेट में भी आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं देखने को लिए मिलेगा जितना आपको नोएडा, गुरुग्राम, आप हैदराबाद, बेंगलोर में अगर आप देखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हमेशा से ये रखा गया, आपका नेग्लेक्ट करके रखा गया, और वहाँ के लोगों को ये बात भाली भांति महसूस होती हैं। जैसे हम लोग भी हैं, तो हम लोग जब भी मतलब, क्योंकि आई एम फ्रॉम आसाम, सो आई कैन रिलेट कि बहुत सारे टाइम हम लोग ये बोलते हैं कि जो आपका सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, दिल्ली में जो गवर्नमेंट है, वो लोग हमारी जो मांग है वो सीरियसली नहीं लेते, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को ध्यान नहीं देते, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, नोशन है, ये हर एक ग्रुप को लगता था। तो कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। पहले तो उल्फा हो गया, ठीक है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। असमीज नेशनलिज्म सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ उल्फा। असम को, असम क्या, देखिए इंडिया में अगर 28 स्टेट है तो 28 अलग अलग आपको नेशनलिटी मिलेगा, क्योंकि ये बोलते हैं, इसका हम लोग रीजनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। मराठी आपको नेशनलिज्म मिल जाएगा, कन्नड़ नेशनलिज्म, तेलुगु नेशनलिज्म, तमिल नेशनलिज्म, ठीक है, कश्मीरी नेशनलिज्म। लेकिन ये सारे जो रीजनलिज्म हैं, दीज आर सुपरसीडेड और ओवरटेकन बाय इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, जो एक इंडियन आइडेंटिटी है। तो इसलिए हमारी जो इंटीग्रिटी और हमारे देश की जो अखंडता है वो बरकरार इसलिए है कि हम लोग इंडियन आइडेंटिटी को एसर्ट करते हैं। जहाँ हर एक व्यक्ति रीजनल आइडेंटिटी को एसर्ट करने लग गया, तो हमारी जो हमारा जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है देश की, वो खतरे में आ जाएगा। तो ये वैसे ही जो उल्फा है, इन लोगों ने अपना रीजनल आइडेंटिटी को एसर्ट करने की कोशिश किया, और इन्होंने बोला कि हम आसाम को एक ऑटोनोमस रीजन बनाएंगे जिसका नाम होगा स्वाधीन असम, ठीक है, इंडिपेंडेंट असम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट वुड बी होम टू द असमीज स्पीकिंग एथनिक ग्रुप। बोलते हैं कि जो इंडिजीनियस असमीज पॉपुलेशन है उनका जो है ये स्टेट होगा स्वाधीन असम, एक सेपरेट कंट्री की मांग करते हैं। बोडो लोगों की मूवमेंट की अगर हम बात करें, वन ऑफ द मेन टेनेट्स ऑफ द बोडो पॉलिटिकल मूवमेंट इन द 1960s वाज द डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होमलैंड इन द फॉर्म ऑफ उदयचल। तो इन लोगों को क्या चाहिए था? उदयचल चाहिए था। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र में अपना बोडो कम्युनिटीज़ के लोगों का होमलैंड चाहिए था, और इसी डिमांड को और स्ट्रांग बनाने के लिए जो ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन था, ठीक है, ये बनाया गया 1967 में, और इसने भी उदयचल की डिमांड आगे रखा। असम एकॉर्ड जब 1985 में साइन किया गया, तो उसके साथ साथ अबसू को लगने लगा कि हमारी डिमांड और ज़्यादा तेज़ करना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आसू के बाद मान सकते हैं तो अबसू के बाद क्यों नहीं मानेंगे। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NDFB, रंजन दोईमरी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, वो काफ़ी नोटोरियस आदमी इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था। 2008 में गुवाहाटी में बम ब्लास्ट के लिए भी वो जिम्मेदार है। तो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ये जब बनाया गया था, इट क्विकली गेन द सपोर्ट ऑफ बोडो आर्म्ड ग्रुप्स। तो बोडो कम्युनिटी के अंदर जो लोग अस्त्र शस्त्र लेके रहते हैं, वो तमाम लोग NDFB को सपोर्ट करने लगे, ठीक है। ये तो क्या बोडोस की बात किया। एज ए रिजल्ट एन इंसर्जेंट सिचुएशन स्टार्टेड इन द एरिया। तो इसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं, लोअर असम के इलाके में बोंगाईगांव, कोकराझार, चिरांग, ठीक है, बाक्सा, इन इलाके में टेंशन वाला माहौल बनने लगा। विद बोडो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ने क्या किया, 1993 में एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश किया, 2003 में, और लेटेस्ट 2020 में। 1993 में बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है, ये बनाया गया था, साइनिंग ऑफ द फर्स्ट बोडो काउंसिल विद द एब्सू, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं बोडो लिबरेशन
टाइगर्स सेकेंड एग्रीमेंट इन 2003 द बोडो टेरिटोरियल काउंसिल BTC को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसने क्या, BTC ने क्या किया, BTAD की जो आपका अथॉरिटी था उसको BTC में चला गया वो सारा। पहले BTAD होता था, बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, इसका सारा पावर चला गया BTC के पास। In essence, the third Bodo Accord of 2020 was a peace between 4 militant NDFB factions. तो जो militant NDFB जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जो आपका UAPA के अंदर जो डेफिनेशन उसके तहत ये NDFB उस तरीके के काम कर रहा था, ठीक है। तो फाइनली इनके साथ भी पीस अकॉर्ड साइन हुआ 2020 में। The third deal gave the BTC additional legislative, administrative, executive and financial authority, extending measures that were already in place under the prior accords. Additionally, it announced the Bodo language as an associate official language of the state. तो बोले कि हमारा जो असम में असमिस ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके साथ साथ बोडोलैंड भी एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ठीक है। एंड इट ग्रांटेड द अथॉरिटी टू चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द BTAD. इसके अलावा दिमासा था। द मोस्ट रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अप आर्म्स इन द दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट वाज द DNLA, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। इनको साथ भी एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असम गवर्नमेंट एंड दिमासा। तो उसके अलावा कार्बी की बात करें, कार्बी के अंदर हम लोग क्या रहते हैं, 5 मेन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या क्या है, कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर, पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी NC हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कुकी लिबरेशन फ्रंट एंड यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट। तो ये सब कार्बी आंग्लोंग में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक है, ये 5 मिलिटेंट बॉडी। दिस ग्रुप्स इंसरेक्शन बिगन इन द 1980s, 1980 के दशक से इन लोगों ने अपना काम हरकत शुरू किया और एक सेटलमेंट फाइनली 2021 में साइन किया था इन पाँचों मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच में। द कार्बी आंग्लोंग ऑटोनोमस काउंसिल रिसीव्ड स्पेशल पैकेजेस। ये कार्बी आंग्लोंग ऑटोनोमस काउंसिल की अगर हम बात करें, यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपया यहाँ पर सैंक्शन किया गया था। यहाँ पर पूरे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करना है, इन तमाम ग्रुप्स की जो आपका डिमांड है उसको मीट करना है, ठीक है। तो अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो ये तो हो गया एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर असम में इंसर्जेंसी हो रहा था और किस तरह के अलग अलग ग्रुप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्टिव था। अब उल्फा के बारे में अगर हम बात करें, ये जो है जो असम एजिटेशन चल रहा था, उस असम एजिटेशन के टाइम में ही इसका पैदाइशी होती है। इन 1979 में असम एजिटेशन शुरू हुआ, 1985 में असम एकॉर्ड ख़त्म होता है, असम एकॉर्ड साइन होने के बाद असम एजिटेशन ख़त्म होता है। तो इसी टाइम उल्फा का भी बॉर्न होता है। द फियर दैट Assamese and other indigenous communities would be pushed out of their own backyard by illegal immigrants one day had triggered the agitation. तो इन लोगों को लगा कि इस तरह से अगर बाहर से लोग आते रहेंगे तो हमारी जो इंडिजीनियस आइडेंटिटी वो ख़तरे में आ जाएगा, इसीलिए हमें अपना जो ज़मीन है, अपना जो घर है, अपना जो कल्चर है, इसको बचाना है। ये उनका वो था, इनका ओपिनियन था। While social organizations and students' bodies choose the path of agitation, a group of radicals, including a group of radicals of students, they formed ULFA on April 7, 1979 to launch armed struggle with the objective of establishing a sovereign Assam, एक independent Assam, एक sovereign Assam, एक separate Assam create करने की उम्मीद से ये 1979 में इसको ULFA को establish करते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुप की बात करते, इट टुक ए डिकेड टू रिक्रूट एंड ट्रेन्स इट्स मेंबर्स इन म्यांमार, चाइना एंड पाकिस्तान। म्यांमार, चाइना और पाकिस्तान से जो आर्म्ड रिवेलियन से, ठीक है, अपने लोगों को ट्रेनिंग करना, उसको इंक्लूड करना, इस तरह से इन्होंने किया। तो गवर्नमेंट ने 1990 में एक ऑपरेशन बजरंग लॉन्च किया और उल्फा को बैन कर दिया, ठीक है। असम को एक डिक्लेयर स्टेट घोषित कर दिया और AFSPA यहाँ पर लगा दिया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। AFSPA लगा दिया असम में क्योंकि डिक्लेयर स्टेट घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं अल्फ़ा की जो हरकतें हैं। फिर ओवर द ईयर्स कहीं पे आपका बस जला देना, कहीं पे लोगों को किडनैप कर लेना, कहीं पे मतलब लोगों को मारना, ठीक है। इस तरीके से पूरा थ्रू आउट लाइक टिल रिसेंटली ये लोग करते रहते हैं। तो पीस प्रोसेस कब शुरू हुआ? काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लेड टू द अरेस्ट ऑफ 1221 उल्फा मेंबर्स इन अर्ली 1990s। ये ऑपरेशन बजरंग के तहत इन लोगों को बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, ठीक है। और ये जो उल्फा के लोग थे, ये हरकतुल जिहाद इस्लामी बांग्लादेश में हैं शायद, एंड पाकिस्तान इंटर सर्विस
इंटेलिजेंस, ISI और ये हरकतुल जिहाद इस्लामी, इन लोगों से भी इनको सपोर्ट मिलता था, ठीक है। द मिलिट्री ऑफेंसिव बाई भूटान इन 2003 एंड शेख हसीना लेड अवामी लीग्स रिटर्न टू पावर इन बांग्लादेश इन 2009 सो मोस्ट अल्फा मेंबर्स बीइंग फ्लश्ड। तो इससे पहले 2003 से पहले हम लोग कह देते हैं बहुत सारे अल्फा के लोग भूटान में रहते थे, फिर बांग्लादेश में रहते थे। तो जैसे 2003 में आपका मिलिट्री ऑफेंसिव शुरू हुआ भूटान में, वहाँ से इन लोगों को निकलना पड़ा। बांग्लादेश में जब इंडिया के फ्रेंडली गवर्नमेंट वहाँ आए तो वहाँ से उल्फा के लोग वहाँ से भागने लगे। फिर 2005 में हम लोग क्या देखते हैं, इन लोगों को लगा कि इन लोगों को अपना डिमांड थोड़ा बढ़ाया, पीपुल्स कंसल्टेटिव ग्रुप बनाया ओनली टू बैक ट्रैक एंड अनलीश ए फ्रेश फेज ऑफ टेरर। तो लोगों को लगा कि इसके थ्रू हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने इस पीपुल्स कंसल्टेटिव ग्रुप के थ्रू और नए तरीके से अपना वायलेंस शुरू कर दिया। आफ्टर फॉलोइंग द नेट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज इन इंडिया इन 2009 द लीडर्स ऑफ वन फैक्शन प्रोटॉक्स ग्रुप साइंड ए सीजफायर एग्रीमेंट। जो प्रोटॉक्स जो बातचीत में बिलीव करते हैं वो सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन करने में रेडी हुआ 2011 में। 2013 में जो एंटी टॉक ग्रुप्स थे इट वॉज रिनेम्ड एज उल्फा इंडिपेंडेंट। जो सरकार के साथ नहीं बात करना चाहते, जैसे परेश बरुआ वाला फैक्शन है, इसने बोला कि हम अपना नाम ही बदल रहे हैं, हमारा नाम है उल्फा इंडिपेंडेंट। द प्रोटॉक्स ग्रुप साइंड ए पीस अकॉर्ड 12 years आफ्टर एग्रीमेंट टू सस्पेंड सबवर्सिव ऑपरेशन। तो हम लोग क्या देखते हैं 2011 में अगर हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने एग्री किया था कि हम सीज फायर करेंगे, उसके बाद जाके 12 साल लगा इसको साइन करने में, ठीक है, पीस अकॉर्ड को साइन करने में। व्हाट डज द पीस अकॉर्ड ऑफर? इसके तहत अभी जो पीस अकॉर्ड साइन हुआ है इसका क्या फ़ायदा है? अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट उल्फा हैज़ एग्रीड टू रिडाउंस वायलेंस, disarm, disband the armed organization, vacate their occupied camps and participate in peaceful democratic process। बोला कि हम लोग किसी तरीके के वायलेंस नहीं करेंगे, हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन को हम ख़त्म कर देते हैं और जितनी भी जगह को हम ऑक्यूपाई करके रखे हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, वैकेट कर देंगे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम शामिल होंगे, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे यहाँ पर सरकार के ऊपर हमें यकीन है, लॉ एंड ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, और हम लोग एकदम अहिंसा के रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। इट एम्स टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल मेक ए टाइम बाउंड प्रोग्राम टिल फिलफिल देयर डिमांड ऑफ द आउटफिट। तो इनकी जो डिमांड है, ठीक है, डेवलपमेंट पैकेज की बात करना, वहाँ के लोगों की जो आपका इंडिजिनस लोगों के इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना, उन सब के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एग्री किया है, ठीक है। और 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होगी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए आसाम में। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि द कमिटमेंट टू एड्रेस द पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ द उल्फा, ठीक है। तो उल्फा की जो पॉलिटिकल डिमांड है उसको एड्रेस करने की जो बात कही थी उसको भी यहाँ पर इस अकॉर्ड में शामिल किया गया। दिस इंक्लूड मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ असम थ्रू एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स विद नेबरिंग स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट। बोला कि नॉर्थ ईस्ट में जो दूसरे स्टेट्स हैं, जैसे मेघालय के साथ हमारे यहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है असम के साथ, उसके बाद नागालैंड के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, तो बोला कि हमारे को टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो भी है इसको सॉल्व करें आप, ठीक है। ये इसमें इस पीस अकॉर्ड में बात किया गया, ठीक है। उसके अलावा द पैक्ट एनविसाजेस एंश्योरिंग मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिजिनस कम्युनिटीज़। जो वहाँ के जो इंडिजिनस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए MLAs के, लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। और बाय कीपिंग नॉन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स प्राइमरीली माइग्रेंट्स मुस्लिम्स आउट। तो बोलते हैं कि जो मुसलमान लोग हैं उनको बाहर रखें। देखिए मुसलमान लोग मोर और लेस 35% पॉपुलेशन बनते हैं आसाम के, ठीक है। और आइडियली इतना पॉपुलेशन के मुताबिक इस कम्युनिटी से लगभग 40+ MLA होना चाहिए वहाँ पर, कहाँ पर, आसाम में। लेकिन अभी 2023 में डिलिमिटेशन हुआ है, ठीक है। जब भी अगला इलेक्शन होगा, मतलब ये जो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है मुसलमानों की MLAs रहना, ये और भी कम हो जाएगा। तो इंडिजिनियस कम्युनिटी के जो आपका इंटरेस्ट है उसको प्राइमेसी दिया जा रहा है। और इंडिजिनियस कम्युनिटी की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी वेग है, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को इंडिजिनियस करके आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप डार्विन के कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की बात करें कि ह्यूमन ओरिजिन कहाँ पर हुआ है, ह्यूमन ओरिजिन हुआ है आपका अफ्रीका में, ठीक है। अगर आप मिलियंस ऑफ ईयर्स आगे चले जाएंगे आपको पहला आदमी, पहला इंसान अफ्रीका में मिलेगा और वहाँ से धीरे धीरे दुनिया में हर कोने में लोग फैला है। अगर ये जो आहम कम्युनिटी या फिर इंडिजिनस कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं, ये सारे लोग वो हैं जो बाहर से आए हैं, ठीक है। जो आपका मंगोल
जो अगर हम बात करें आहम कम्युनिटी की जो लोग हैं वो 12th सेंचुरी में ये लोग असम आए और वहाँ पर अपना रूल एस्टेब्लिश किया। तो आप इंडिजिनियस का डेफिनेशन आपका क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है किसी को इंडिजिनियस, किसी को आउटसाइडर बताना, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट माइग्रेशन। माइग्रेशन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। आज मैं असम से हूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ, ठीक है, जॉब के सिलसिले में, ठीक है। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते हैं, असम से आए हुए, और वो अपना दिल्ली में घर और बना लिया है। अब इनको क्या बोलेंगे, दिल्ली से बाहर फेंक देंगे, पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे हज़ारों लोग इंडिया के ऐसे लोग हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपका पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलेगा, जो इंडियन लोग हैं वो वापस नहीं आ रहे, वहाँ पर अपना घर बना लिए। इसका मतलब इंडिजीनियस और आउटसाइडर की जो डिबेट है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, और कभी भी ये जो है हमारे जो पीस है उसको खतरे में डाल सकता है। खैर, तो ये इंडिजीनियस कम्युनिटी की जो आपका इंटरेस्ट है इसको प्रिवेल करने की बात कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव सफगार्ड्स, द पैक्ट 6 exemption from Assam from Section 3 of the Citizenship Act of 1955 dealing with people who have renounced Indian citizenship or whose citizenship has been terminated to conditionally stop people of one constituency from being registered in another and prepare an error-free NRC। बोला कि NRC जो अभी आपने बनाया था उसके अंदर काफ़ी सारे गड़बड़ है, उस NRC को फिर से करिए और अच्छा NRC लेके आइए। और जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 है उसके अंदर जो सेक्शन 3 है उसके अंदर हम लोगों को एग्जाम्पशन मिलना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमी दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन नहीं लड़ पाए। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देते हैं कि आप इंडिया में कहीं से भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप वोट अगर देना हो आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दे सकते हैं, लेकिन आप लड़ सकते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा। असम के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि अभी जो हम लोग पीस प्रोसेस पीस अकॉर्ड साइन किया है, इसके साथ साथ असम में एक्सट्रीमिज्म 90% ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट स्पेशलिस्ट बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि ये जो एंटी टॉक फैक्शन है, जो लोग बात नहीं करना चाहते सरकार के साथ, वो अभी भी अड़े हैं अपने डिमांड को लेकर, वो अपने फाइटर्स को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं वो लोग मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो उनसे थोड़ा खतरा है। उल्फा इंडिपेंडेंट ऑपरेट्स फ्रॉम हाइडआउट्स इन द सागाइंग डिवीजन ऑफ म्यांमार। दिस फैक्शन बिलीव्ड टू बी बेस्ड ऑन म्यांमार चाइना बॉर्डर हैज़ रिपीटेडली सेड टॉक्स विद द इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस वुड बी मीनिंगलेस। तो वो बोलते हैं कि इंडिया के जो फोर्सेस है उसको इंडियन ऑक्यूपेंट फोर्सेस बोलते हैं और इनके साथ बात करना मीनिंगलेस है। तो इस तरीके से बोलते हैं। तो अगर हम लोग ये पीस प्रोसेस की बात करें, ये बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, मगर हमें जो है कोशिश ये करना चाहिए कि ओवरऑल एक्सट्रीमिज़म को हमें किस तरह से टैकल करना है। जो भी लोग अभी भी बात करने में नहीं बिलीव रखते हैं उनको भी हमें शामिल करना पड़ेगा पीस प्रोसेस में, और असम को एक पीसफुल प्रोसेस बनाना, पीसफुल स्टेट बनाना पड़ेगा जहाँ पर डेवलपमेंट जो है आपका प्राइमरी सीट ले पाए, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन मेकिंग असम ए ट्रूली gateway to the northeast of India. So that shall be all for today's discussion. I shall see you in the next video. If you have any doubt, please let me know in the comment box. Thank you so much. Bye bye.